हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल 29 मार्च को आपके सोशल साइंस का पेपर है। इसी के लिए मैं आज एक अच्छा इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट पेपर लेकर आया हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा वीडियो अंत तक देखें और जो भी सवाल है उनको आप याद ज़रूर करें, क्योंकि जो आज पेपर है इनमें से ही बार कोई एक भी सवाल आपके नहीं जाएगा, क्योंकि जो सवाल दिए आज मैंने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी मैं सुविधा के लिए प्रश्न का हल साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको पढ़ाई करनी है। इसी के लिए मैंने थोड़ा मेरा टाइम ख़राब करके आपके लिए एक अच्छा पेपर लेकर आया हूँ और हल प्रश्न का साथ लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न ये रहा आपके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके समय 2.5 घंटे का होगा। ये पूर्णांक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आपके 80 नंबर का होगा। और पहला प्रश्न ये रहा आपके। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, डलहौजी, वेलेजी। ये यहाँ वारन हेस्टिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हर पेपर में ये सवाल आया है, इसका मतलब ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। यानी भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय। संसद समिति का गठन कब किया गया था? संसद समिति का गठन 1992 में, 1996 में, 2005 में, 2008 में। तो 2005 में संसद समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चौथा सवाल है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, पृथ्वी को, शनि को या बृहस्पति को? तो यहाँ पर उत्तर आएगा पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही जल है और कई ग्रहों के ऊपर जल नहीं है, तो इसलिए इसको जल ग्रह भी कहते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। असम में या खाली जगह दी हुई हमने भर दिए। साय बागवानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासी जाने लगे। झूम खेती के लिए बीज बोने के तरीकों को खाली जगह कहा जाता है चितराना। क्या कहा जाता है? चितराना। यह आएगा चितराना। कश्मीर में खाली जगह बकरियां पालते हैं बकरवाल। कौन पालते हैं? बकरवाल। कंपनी ने 1793 में खाली जगह लागू किया स्थायी बंदोबस्त। क्या लागू किया था 1993 में? स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तीसरा सवाल है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 को हुआ था। कब हुआ था? 1859 को बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। संघवाद से क्या आशा है? संघवाद से क्या आशा है? तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान में शक्ति अधिकार मिले हो, उसे संघवाद कहते हैं। 5वां सवाल है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्षों से खत्म होना चाहिए, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण की दो कोई कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो कारण है, कृषि संबंधी गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां। भूमि के निम्नीकरण के दो कारण है, एक तो है कृषि संबंधी गतिविधियां। क्या है? कृषि संबंधी गतिविधियां। और दूसरा है निर्माण संबंधी गतिविधियां। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो पेपर लेकर आया हूँ वह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को पूरा देखें और ये आपको पेपर अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें। कल आपके इस पेपर में से कितने सवाल आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सब क्या है? धातु खनिजों में ये सब सामान्य तक कहाँ पाया जाता है? ये सब क्या है? और धातु खनिज में ये कितने तक पाया जाता है? ये सब विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है, इसको कहा जाते हैं। ये सब विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है, ये सब कहते हैं धातु खनिज। आंगने कार्यान्तिक सेल समूह जितने
विशाल पठानों का निर्माता में पाए जाते हैं। विशाल शैल समूह और विशाल पठानों में होते हैं, वहाँ पाया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? भारत में की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। 1498 में की थी और उसका नाम था वास्को डी गामा। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, यानी वो कारक बताने हैं जो कृषि प्रभावित होते हैं, कृषि के लिए नुकसान होता है। तो कृषि के प्रभावित करने वाले कारक है धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा। 3 कारण है। कौन से? धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा। अब 10वां सवाल है आपके, निर्माण कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्माण कृषि और गहन कृषि में अंतर क्या है वो आपको स्पष्ट करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे निर्माण कृषि के बारे में। निर्माण कृषि, किसान अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करता है और अपने कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता है, कम उत्पादन प्राप्त करता है, निर्माण कृषि कहलाती है। यानी ऐसे किसान जो अपने परिवार के लोगों के द्वारा अपने ही खेत में कम जगह में और वहाँ पर कृषि के साधन का उपयोग न करके खुद मेहनत करके जो फसल उत्पादन करता है उसको निर्माण कृषि कहते हैं। और गहन कृषि, किसान अपनी भूमि के टुकड़े कर अधिक परिश्रम, मशीनों के प्रयोग, नवीन बीजों, उर्वरकों के उपयोग में अधिक उत्पादन प्राप्त कर बाजार में बेच देता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। यानी गहन कृषि होती है वो अपने व्यापार के लिए कम खेती में ज़्यादा परिश्रम करके, उर्वरक डाल के, मशीनें लगा के, ज़्यादा कटाई वटाई करके फटाफट उसका उत्पादन करता है और बेच देता है, उसको गहन कृषि कहते हैं। 11वां सवाल है, वो कौन से मुख्य तथ्य है जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? वो कौन से तथ्य है जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, यानी कृषि के लिए वो जरूरी है तो उससे प्रभावित होता है? उद्योगों की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के प्राप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि, ये जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। अब 12वां है, जनसंख्या संगठन से आप क्या तात्पर्य? जनसंख्या संगठन से आप क्या तात्पर्य है? तो आपको जनसंख्या संगठन से अंतर्गत लोगों के जीवन प्राथमिकता, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं आय स्तर आदि के पैमाने की सहायता के अध्ययन किया जाता है जो जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन प्रकट करता है। 13वां सवाल है, संविधान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? यानी संविधान, हमारे देश का संविधान है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रचना करना। राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, यानी राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, ये भी हमारा संविधान का मुख्य उद्देश्य है। खुद को बचाने हेतु सशक्त करना, यानी खुद को बचाने हेतु सशक्त करना, ये भी हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँगा और आपको वादा के साथ कहता हूँ जो मैं वीडियो लेकर आऊँ उसमें से 100% सवाल आएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष को समझाइए। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष को आपको समझाना है। अब मैं आपको सुनाता हूँ। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है। हमारे देश की नज़र में सभी धर्म क्या है? समान है। और भारत के किसी के प्रति धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव किया नहीं जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त होता है। निरपेक्ष राज्य होता है, उसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? पहला उद्देश्य, कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं रखेगा, यानी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि तू मेरा धर्म मान, मैं तेरा मानूं, वो ऐसा नहीं कहोगा। हमारे देश में किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों को अपना वैश्विक स्थापित नहीं करें, यानी एक धर्म के कुछ लोग अन्य धर्म के कम लोगों के ऊपर हावी नहीं होंगे कि आपको ये धर्मांतर करना पड़ेगा। वो हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। और हमारे राज्य में ये भी होता है, हमारे देश में कि भी किसी धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ निवास करते हैं, तो किसी एक
धर्म के ऊपर आगे नहीं चलेंगे, भाई हिंदू करेगा वही चलेगा, मुसलमान करेगा वही चलेगा, तो किसी एक के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, न एक को आज़ादी दी जाएगी। ये हमारे धर्म राज्य के मुख्य उद्देश्य है। अब 15वां सवाल है, 15वां सवाल है आपके, घरेलू हिस्सा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इसे प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखिए। यानी घरेलू हिस्सा पर कानून बना, कब बना, और महिला संगठनों ने प्रक्रिया अलग अलग क्या भूमिका निभाई, उसके बारे में बताना। तो घरेलू हिस्सा पर महिला का जो कानून बना वो 2006 में बना था। कब बना था? 2006 में। तो भारतीय को प्रत्यक्ष अप्रोक्ष अनुभवों, अन्वेषणों और विभिन्न संसार माध्यमों से महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किए जाने का आभास हुआ। यानी भारत के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी संगठन थे उनको ये आभास हुआ कि जो भारतीय महिला है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको सही सम्मान नहीं दिया जा रहा है, या वेतन हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, नौकरी हो, गवर्नमेंट में हो, राजनीति में हो, तो उसको समान स्तर पर उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। इसलिए 2006 में महिला हिंसा कानून आया भारत में। घरेलू हिंसा पर एक कानून बना 2006 में। उन्हें पता चला कि न तो घरों में और न ही कार्यालयों कारखानों में इनके साथ सम्मान बरती जाती है। अतः भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध कार्यस्थलों पर समानता का व्यवहार किए जाने के लिए नियम बनाए और मांगे रखी। क्या बनाएंगे? नियम बनाए और मांगे रखी 2006 में। और इन मांगों के में समर्थन के विभिन्न संगठनों ने भी आवाज़ बुलंद की। महिला संगठनों ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यानी महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्तरीय समिति को अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। महिला सुरक्षा कानून विधेयक संसद में 2002 में पेश किया गया, लेकिन महिला प्रतिनिधि इस विधेयक में पुरुष महिला के प्रति घरेलू हिंसा की परिभाषा संतुष्ट नहीं थी। अतः दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक संबंधी अपनी सिफारिशें राज्यसभा को प्रस्तुत की और इन्हें राज्यसभा पटल पर रखा गया और कमेटी ने महिला संगठनों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया। अतः 2005 में एक नया विधेयक पूरे संसद में पेश किया गया, जो संसद दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृत भेजा गया। इसी प्रकार महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू हुआ। 16 सवाल है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उन्हें उसमें क्या समस्या है? यानी जेम्स टोंड ने जो भी भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या है? स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 खंडों में बांटकर एक किताब लिखी। यानी वो स्कॉटलैंड का जो निवासी था उसने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 खंडों में बांट कर एक किताब लिखी। जेम्स द्वारा लिखे गए कालखंडों का आवंटन निम्न समस्या, यानी उसमें जो समस्या वो इस प्रकार है। एक मिनट, समस्या है पहली है, कालखंडों का यह आवंटन धर्म आधारित था, वो उचित नहीं था। यानी कालखंडों का जो आवंटन किया इन्होंने हिंदू और मुस्लिम नाम दे दिया, तो ये एक गलत था। इतिहास के किसी भी दौरे पर धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इतिहास को कभी धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जाता, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं था। यानी प्राचीन शासकों में कोई पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान आए, वो मराठे आए, वो अलग अलग सिख, अलग अलग राज्यों ने हमारे यहाँ पर राज्य किया, तो इसलिए सभी का एक धर्म समान नहीं था। इतिहास के विभाजन के इस दौरान उद्देश्य लोगों के फूट डालना था। यानी इससे इतिहास के विभाजन से उद्देश्य था कि लोगों में फूट डले। जेम्स मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना। इससे पहले शासनकाल को जातिवाद, अंधविश्वास से पूर्ण का उसके अनौपचारिक मानसिकता का भी परिचय है। यानी जेम्स मिल ने अंग्रेजों का शासन अच्छा बताया, जो उससे पहले हमारे भारत का शासन था उसको उन्होंने अंधविश्वासी, ढोंगी ऐसे बताया, कोई राजा अच्छा नहीं था, तो ये गलत था। इससे हमारे यहाँ के इतिहासकारों को समस्या थी। 17वां सवाल है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ? यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और यहाँ पर इनको दीवानी मिल गई, यानी यहाँ का राज्य मिल गया, तो इनको क्या फायदा हुआ? तो सन 1765 में मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का नवाब घोषित करने का सबसे बड़ा लाभ ये मिला, कंपनी को बंगाल प्रांत में भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान, यानी वहाँ पर कर टैक्स प्राप्त करने का उनको राजस्व
अधिकार मिल गया, जिससे कंपनी की उन समस्या का समाधान हो गया जिसे दीवानी मिलने से पूर्व उठानी पड़ रही थी। अब राजस्व एकत्रित करने के कारण अपने व्यापार जेतु इंग्लैंड से सोना संद लेने की आवश्यकता कंपनी की नहीं थी। बंगाल के दीवानी मिलने के बाद कंपनी अपनी फौज को स्थानीय भू राजस्व में माध्यम से ही संभालने के साथ साथ अपने किलों कार्यालयों के निर्माण की बड़ी सरलता से करने लगी। हम कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड में सोने की निकासी कमी आई, यानी इंग्लैंड यहाँ पर दीवानी मिलने के बाद हर तरह से उनको सुविधाएं मिल गई, या सेना रखने की, खाने की, पीने की, राजस्व इकट्ठा करने की, या टैक्स लगाने की, और जो भी था व्यापार करने का मौका मिला वो सब कुछ उन्होंने किया। 1816 किन परिस्थितियों में बंगाल के नील का धराशायी हो गया? ये 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। और आपको ये ना आए तो मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? ये आपके पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सवाल बड़ा है, इसका उत्तर इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी भी 16 मिनट का हो गया है। अब मैं इससे ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि आपको बाद में बोझ लगेगा। और जो आज पेपर है वेरी वेरी मोस्ट है, कल एक और पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।